चाइनीज ऐप्स पे अंतरिम बैन लगाने के बाद सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने हर प्रोडक्ट की नई लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताने के लिए 1 अगस्त तक का वक्त दिया है। लेगेसी आइटम्स के लिए यह डेडलाइन 1 अक्टूबर रखी गई है, पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड की बैठक में ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इंपोर्ट कम करने की सरकार की योजना के तहत उन्हें जरूरी बदलाव करने के लिए और वक्त चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट चाहती है कि जरूरी बदलाव के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया जाए, जबकि अमेजॉन का कहना है कि 2 से 3 महीने का वक्त और मिलना चाहिए। ऑनलाइन बैठक में 30 से ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हुए। इनमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, शॉपरस्टॉप, क्रोमा, स्नैपडील, लेंसकार्ट, पेटीए जैसी कंपनियां शामिल हैं। कंपनियों का कहना है कि सरकार को मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के साथ मिलकर फेज वाइज मतलब चरणबद्ध तरीके से उपाय करने चाहिए। मौजूदा कानून में नॉन पैकेज सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिनल लिखना जरूरी नहीं है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जल्दी इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय से चर्चा करेगा, क्योंकि पैकेजिंग का मामला इसी मंत्रालय में आता है। एक अधिकारी के मुताबिक डेडलाइन को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं किया, अभी सिर्फ सुझाव लिए गए हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय, आप अर्थशास्त्री हैं, आईआईटी दिल्ली से आपका ताल्लुक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सरकार जो है चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट को कम कर सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश में जुटी है। इस कदम को, ये वाला कदम है, इसको आप कैसा मानते हैं? सरकार का जो एम है कि हम सेल्फ रिलायंट कंट्री बने, हम आत्मनिर्भर बने, तो ये कदम तो सराहनीय है, लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि कहीं ये ट्रेड वॉर में नहीं बदल जाए। कि सर इससे पहले जो सरकार ने कदम लिए हैं, तो जैसे कुछ चीजों को, एप्स को बैन किया है, अभी चाइना ने किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं किया है, लेकिन कल को अगर उनको लगेगा कि ये सरकार उनके सामने इस तरह की परेशानियां खड़ी कर रही हैं, तो वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं। जैसे अमेरिका चीन में ट्रेड वॉर हो रही है, वहां बाकायदा रिटेलिएशन हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ में। तो उसमें फिर हमें ये देखना होगा कि हमें क्या फायदा मिलने वाला है। हम अगर चाइना को हर्ट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि उससे ज्यादा हम अपने आप को हर्ट करें। तो ये एक बैलेंस बनाने की बात है। सेल्फ रिलायंस बहुत अच्छी चीज है, हमें चीजें यहाँ प्रोड्यूस करनी चाहिए, पर सेल्फ रिलायंस तो तब आएगी जब हम यहाँ प्रोटेक्शन बढ़ाएं। खाली दूसरे के सामान पर पाबंदी लगाकर हम कोई सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फिर कहीं और से माल खरीदना पड़ेगा, वो थोड़ा और महंगा होगा, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो जोर इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने आप कुछ करें, रादर इसके कि हम एक कंट्री को चूज करके और उसके खिलाफ में इस तरह के एक्शंस लें, तो वो उसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए चीनी सामान के इंपोर्ट को महंगा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश में जरूरी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य को साधने के लिए सरकार किसी भी तरह से इंपोर्ट को कम करना चाहती है। सरकार की सिर्फ चीन से ही इंपोर्ट कम करने की मंशा नहीं है। इंपोर्ट कम करने के लिए सरकार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं बना रही है। शॉर्ट टर्म में सरकार नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कदम उठा सकती है। इसमें चुनिंदा प्रोडक्ट के लिए खास पोर्ट को नॉमिनेट कर सकती है। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस जरूरी कर सकती है। जहां जरूरी होगा वहां सस्ती और गैर जरूरी चीजों पर टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। मीडियम टर्म में सरकार व्यापार में संतुलन लाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की भी समीक्षा कर सकती है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो सरकार विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए अलग अलग तरह के सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी दे सकती है। इनमें केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और लेदर बनाने वाले सेक्टर्स शामिल हैं। जैसा प्रोफेसर उपाध्याय बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी कुछ करना होगा। इन सभी कदमों के साथ सरकार बड़े स्तर पर इंपोर्ट होने वाली गैर जरूरी वस्तुओं, नॉन एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट भी तैयार कर रही है। एक अधिकारी के मुताबिक इन सब कदमों का मकसद लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, न कि किसी देश को टारगेट करना। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ये जो मैंने अभी मेजर्स आपको बताए हैं, ठीक है, अपने आप में अच्छे हैं,
लेकिन एक रिपोर्ट आई है प्राइस वाटरहाउस कूपर की, उसपे सन 2050 की प्रोजेक्शन दी गई है कि पहले नंबर पर चीन की इकोनॉमी होगी दुनिया में, दूसरे नंबर पर अमेरिका की, वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी, तीसरे नंबर पर भारत ही होगी। और भारत और चीन दोनों पड़ोसी हैं, लिहाजा अगर वो आपस में मिलकर अपने इश्यू सॉल्व कर लेते हैं और ट्रेड को बढ़ावा देते रहते हैं तो इन दोनों का वर्चस्व जो है पूरी दुनिया में काफी बड़ा बन जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो मौजूदा कदम है ये लॉन्ग टर्म इसके रिटर्न्स ऐसे हो सकते हैं क्या, जो मैं कह रहा हूं? नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि आज हमारी हालत क्या है, हमारी इकोनॉमी की हालत क्या है। अब हमें ये देखना चाहिए कि पिछले 4 साल में इस सरकार ने 4 बार ऐसे कदम उठाए हैं जिसको इकोनॉमी को बहुत धक्का मिला है। पहला कदम डिमोनेटाइजेशन का था, दूसरा जीएसटी का था और तीसरा जो कदम था वो सीवियर लॉकडाउन वाली बात थी। अब हम चौथा कदम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां हम ट्रेड वॉर जैसी एक परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि इन 4 कदमों में से एक कदम तो ऐसा था जो मोदी जी ने अपने आप ही लिया था, डिमोनेटाइजेशन का, लेकिन बाकी तीनों कदमों में कांग्रेस का, बाकी सारे अपोजिशन का भी पूरा साथ है। जैसे जीएसटी के मामले में हो या लॉकडाउन के मामले में हो या चाइना के खिलाफ ही एक्शन लेने में। तो हम जो बात आप कह रहे हो कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है, सरकार का एक वायदा था कि इस इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हम 5 साल में पहुंचा देंगे, कहने का मतलब 2022 तक। अब जैसी हमारी हालत है, अगर हम 2022 तक इस इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन तक की भी अगर बनाए रखें तो हमारी बहुत उपलब्धि होगी। हम कितने पीछे चले गए, हम ऑलमोस्ट 1 दशक पीछे चले गए, 10 साल पीछे चले गए। इन जो 4 सरकार के ये बड़े शॉक वाले जो कदम है, जो डिसरप्शन वाले कदम है, तो हमें ये वॉच आउट करना चाहिए आज की तारीख में कि ऐसा काम करें कि हम पीछे गिरते जाएं। जी, मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं कि ये जो नीतियां सरकार बना रही है, जो इंडिकेशंस मिली हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि मतलब जो मैंने आपको बताया कि सरकार का क्या कदम है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म योजनाएं बना रही है। नॉन टैरिफ बैरियर्स शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की समीक्षा, लॉन्ग टर्म में हमारे अलग अलग सेक्टर्स को सब्सिडी दे सकती है। ये कितनी फीजिबल है, कितनी मुमकिन है ये? नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जहां तक सवाल है तो एक्चुअली एक बहुत बड़े पैक्ट से हम वापस हो गए, हमने शामिल ही नहीं हुए, आरसीईपी, जिसमें सारी कंट्री जो एशिया की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे उसमें इन्वॉल्व है। तो हम डर रहे हैं, एक्चुअली एक तरफ हम ये डर रहे हैं कि हम ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम कोई साझेदारी नहीं कर सकते। हमें डर लगता है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जब तक ऐसे कदम नहीं उठाएं कि हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। एक बात और खास बात है, जो चाइना से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें कंज्यूमर गुड्स आती हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा तो वो है जो प्रोडक्शन में जाता है। वहां से आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आता है, आपके रॉ मटेरियल्स आते हैं, आपके कंपोनेंट आते हैं, आपका ऑटो सेक्टर है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, आपका फार्मा सेक्टर है। ये सारा ठप हो जाएगा अगर एक्चुअली चाइना थोड़ा रिटेलिएट करने लगेगा। तो खाली बात इसकी नहीं है कि हम नॉन एसेंशियल आइटम्स पर थोड़ी पाबंदी लगा रहे हैं। सारा का सारा हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आज बहुत इंटीग्रेटेड है। तो इतना संभल के कदम उठाने की जरूरत है कि हम अपने आप को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। दरअसल चीनी इंपोर्ट पर बैन लगाने से सबसे ज्यादा आम आदमी प्रभावित होगा, क्योंकि बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर भारतीय त्योहारों में सजावट का सामान, दिवाली में सस्ती मूर्तियां, फैंसी लाइट्स, होली के रंग, ये भी हमें सस्ते में नहीं मिलेंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी के। हालांकि ये नॉन एसेंशियल आइटम्स है एक तरह से। एक और मिसाल ले तो चीन के एयर कंडीशनर्स जापान और भारत में बनने वाले एसी से काफी सस्ते हैं, और स्मार्टफोन भी। अगर इनके पार्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगता है तो इसका अमीर लोगों पर कम लेकिन आम आदमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो भी तब जब हम उम्मीद करें कि पूरा भारत डिजिटल हो जाएगा, जो धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह जो चीनी प्रोडक्ट पहले से ही भारत में हैं, उनके लिए जो पेमेंट दी जा चुकी है, बैन लगने से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे दुकानदारों को होगा। बेशक अब उनको रिलीज किया जा रहा है चीनी सामान को, काफी सारे।
ट्रेड रिलेशंस के हिसाब से देखें तो भारत के कुल निर्यात में चीन का हिस्सा महज 5% है, जबकि कुल आयात में इंपोर्ट्स में चीन का हिस्सा 14% है। यही नहीं, चीन के कुल आयात में भारत का हिस्सा महज 1% है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे यूबीएस के एक एनालिसिस से पता चलता है कि कोरोना के दौर में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ने बड़ी मुश्किल से बचत की, क्योंकि परचेजिंग और भी घट गई है। यूबीएस का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरते और बिगड़ते हैं तो भारत वित्तीय वर्ष 2022 तक शायद ही रिकवर कर पाएगा। जैसा आपने कहा, मैं उपाध्याय साहब आपके पास आ रहा हूं। कोविड के वक्त जब लोगों की परचेजिंग पावर वैसे ही बेहद कम है, खर्च करने में लोग डर रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आम आदमी को और धक्का ना लगे? और वो पॉलिसी क्या हो सकती है कि परचेजिंग पावर बढ़े? आजकल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें चाइनीज इनपुट बहुत ज्यादा है सर। आपको कुछ तो छोटे छोटे आइटम है, लेकिन जैसे फोन हमारा, तो खाली हम फोन परचेज ही नहीं कर रहे, लेकिन फोन का प्रोडक्शन भी जो इंडिया में हो रहा है तो उसमें भी चाइना का योगदान है। तो उस तरह से हमारे बहुत सारा प्रोडक्शन भी डिपेंडेंट है आज की तारीख में। और आज जैसा हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, अनुमान लगा रहे हैं कि 5%, पर वो अनुमान भी सही नहीं है। 10% भी हमारी जीडीपी में गिरावट हो सकती है। तो हम कितना पीछे चले गए हैं। 5 ट्रिलियन का जो हमारा एम था, हम अब उस एम को बदल के 3 ट्रिलियन भी अगर 2022 तक अगर कर लें तो वो भी बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम थोड़ी बराबर बन के ताकत बने, लेकिन अगर हम ऐसे कदम उठा रहे हैं जहां टोटल डिसरप्शन ही हो, एक के बाद एक, 4 साल में ये चौथा कदम हो जाएगा, तो उससे तो हम कहां पहुंचेंगे, कहां चीन का मुकाबला करेंगे, कहां किसी का मुकाबला करेंगे? हम कहीं के नहीं रहेंगे।